नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डिकोड एग्जाम में। छात्रों, जो सीक्वेंस हमारा पूरा क्रम चल रहा था चैप्टर वाइज जो हम लोग यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स के अंतर्गत विज्ञान यानी जनरल साइंस जो है हमारा, ठीक है, टॉपिक है, उसके अंतर्गत आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा होगा, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं। देखिए, है तो सभी इंपॉर्टेंट, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बहुत ज़्यादा, लेकिन बारंबारता जिनसे ज़्यादा रहती है उन सबको हम यहाँ कराने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लास्ट तक जमे रहेंगे, रुके रहेंगे। देखिए, अगर बीच में स्किप करते हैं या बढ़ा देखते हैं वो आपके ऊपर है। स्किप करने में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज तक शायद आपने ना पढ़ी हो ना सुनी हो, वो भी आपके सामने आ जाती है। छात्रों, कहीं ना कहीं एक एक नंबर से मेरिट पे लर्नर रुक जाता है, छात्र का सिलेक्शन रुक जाता है, इसलिए बड़ा कीमती है समय और आपका क्लास के अंदर। तो योगदान बनाए रखिए, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स। छात्रों, बताने की कम ज़रूरत है, लेकिन आप आनुवांशिकी से परिचित हैं। जनरली जितने भी छात्र छात्रा हैं, चाहे वो हमारे आर्ट साइड के, साइंस साइड के हों, वो जानते होंगे आनुवांशिकी चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो लगभग जुड़ी रहती है, पैतृकता से जुड़ी रहती है आपकी। हम बात करते हैं मैटरनिटी एंड पैटर्निटी, आपने सुना होगा, ठीक है, माँ बाप से संतान में, ठीक है, जाने वाले लक्षणों के बारे में आपने सुना होगा। अक्सर इंसान कहता है कि भाई हमें जो ये बीमारी मिली है हमारे माँ बाप को थी, हमें हो गई, या हमारे पूर्वजों में थी, आज हमें हो गई। छात्रों, अक्सर आप सुनते रहते हैं कि आपने सुना होगा भाई कि किसी के अंदर कुछ खास प्रकार के लक्षण आ जाते हैं। तो आपने जैसे सुना होगा कि भाई हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं हमारे पापा में भी थे, भाई वो बहुत गुस्सा करते, हम भी बहुत गुस्सा करने लगे, वो लंबे चौड़े, हम भी लंबे चौड़े। अक्सर आपने उनके रंग रूप को लेकर, माँ बाप से रंग रूप हैं, माँ बाप के एटीट्यूड्स हैं, जिनके जो भी लक्षण हैं जो अगली संतान में जाते हैं या अगली जनरेशन में जाते हैं छात्रों, वो उसी को हम लोग आनुवांशिकता के अंतर्गत देखते हैं। इसका प्रयास सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, बल्कि वो वैज्ञानिक नहीं थे, ठीक है, मॉन्क यानी पादरी होते थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया के अंदर एक पादरी थे। अपने उन्होंने बागीचा जो मिलता है चर्च के अंदर, ज़मीन थी, मटर का पौधा उन्होंने बो रखा था, गार्डन पी जिसे बोलते हैं छात्रों, पाइसम सटाइवम बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है, उसके उन्होंने बो रखा था। हुआ ये कि छात्र उनके जो उन्होंने क्या करा, उसके ऊपर अध्ययन करना शुरू कर दिया, विचित्र लक्षणों को उन्होंने देखना शुरू कर दिया। कहीं मटर की फली देखा उन्होंने, कहीं सिकुड़ी है, कहीं गोल है, कहीं फूलों के कलर पर देखना शुरू किया उन्होंने। लंबा एक नियम, फिर आगे चलते हुए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा देखे। तो विज्ञान के जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी आगे कहलाए, यानी कि पिता कहलाए वो आनुवांशिकी के। और उन्होंने बताया कि कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे जाते हैं, उसके पीछे क्या ऐसे खास कारक होते हैं, उसका भी उन्होंने वर्णन किया मुख्य अपने 3 खास नियमों के द्वारा। नाम उनका ग्रेगर जॉन मेंडल है। इतना आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, उसी से जुड़े हुए आप क्रम में देखते हैं। डीएनए के बारे में अक्सर आपने डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में सुना होगा, डीएनए जांच के बारे में सुना होगा, आरएनए के बारे में भी आपने सुना होगा। तो छात्रों, क्या हमारे शरीर में कुछ ऐसे आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जिनके जरिए से, जिनके माध्यम से माता पिता के लक्षण जो है अग्रिम संतान में यानी अगली पीढ़ी तक जाते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों का निचोड़, इन्हीं चीज़ों का अध्ययन हम जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसे हम आनुवांशिकी कहते हैं या हम जेनेटिक्स बोलते हैं। छात्रों, आनुवांशिकता और वंशानुगत विशेषताओं की भिन्नता का अध्ययन है। यानी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज जेनेटिक्स, तो द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी, यहाँ पे जेनेटिक्स में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं छात्रों, हेरिडिटरी, आनुवांशिकता। यहाँ पे जो बात कर रहा है आनुवांशिकता एंड द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर, यानी कि जो लक्षण है छात्रों, जो यानी हमने आपसे बताया, ठीक है, जो आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जाएंगे, कुछ ऐसे लक्षण होंगे नहीं भी जाएंगे, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होंगे और नहीं भी होंगे। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स, भिन्नता। आपने देखा है परिवार में किसी के, अब सभी भाई हैं, जरूरी नहीं एक शक्ल के हों। आपने देखा सभी का रमरूख एक जैसा नहीं हो सकता। आपने देखा उनके कद काठी में परिवर्तन, इवन उनकी सोच में भी अंतर है छात्रों। आपने देखा होगा कोई थोड़ा तेज़ है, कोई बहुत कम तेज़ है, कोई एक्टिव है, कोई नहीं एक्टिव है। तो ये सारे जो परिवर्तन है छात्रों, ये भिन्नताएं हैं जो वंशानुगत विशेषता की भिन्नता का अध्ययन है। आनुवांशिकता तो है ही है, आनुवांशिक का मतलब पैतृक, आनुवांशिक का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, दो। दूसरा क्या है, वंशानुगत, यानी हमने आपसे बताया भिन्नता, उनके अंदर भिन्नता, यानी माँ बाप कैसे थे, फिर उनके बच्चों में क्या परिवर्तन आया, नहीं भी आया, आया भी, दोनों बातें। फिर उनके आगे ऐसा आने वाली संतान यानी थर्ड पीढ़ी के अंदर, चौथी पीढ़ी में, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम आनुवांशिकता के अंतर्गत रखते हैं, वंशानुगति के अंतर्गत। छात्रों, ये इमेज पे मत जाइएगा, इमेज जो लगी है छात्रों, एक डीएनए की लगी है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की लगी है। ये चिमटी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको पकड़ कर, ठीक है, इसके अंदर से कुछ निकाला या कुछ लगाया जा रहा है, यानी उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छात्रों के ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम देखें इसको,
तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। 1822 में पैदा हुआ, 1884 में इनका देहांत हो गया। यह ऑस्ट्रियाई एक बिच्छू का मतलब होता है मॉन्क, ठीक है। अब मॉन्क का मतलब होता है छात्रों धार्मिक कार्यकलापों को अंजाम देना, खासतौर से अपना एक जीवन अपना गुजारना, जिसे हम कह सकते हैं मठ बगीचे में यानी चर्च के बगीचे में मटर के पौधे प्रयोग से शास्त्रीय आनुवांशिकी क्लासिकल आनुवांशिकी की नींव पड़ी, जो पुरानी सबसे पहले। बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बैटसन का नाम भी आपने सुना होगा। मेंडल के काम को उनके जीवन काल के दौरान काफ़ी हद तक मान्यता नहीं मिली थी। लोगों ने उनको एक तो इसलिए क्योंकि भाई कोई तुम साइंटिस्ट तो हो नहीं, लेकिन आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आपने सुना है। कुछ से भी अब थॉमस एल्वा एडिसन जो बल्ब का आविष्कार किया, वो कभी स्कूल में नहीं गए, आपने सुना होगा, पढ़े लिखे नहीं थे, मारे गए, डांटे गए, है ना, वो थोड़ा सा दिमागी पगलाए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, आपने बड़े बड़े वैज्ञानिकों की बात करें तो बहुत ज़्यादा पढ़े, निकोला टेस्ला बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। राइट ब्रदर्स थे, यानी उन्होंने कोशिश करी। जेम्स वाट ने क्या किया, कुछ नहीं, एक कारपेंटर के यहाँ काम करते थे, बेटे थे उनके, और उन्होंने केतली के ऊपर देखा कि भाप के अंदर ताकत है, उन्होंने देख के स्टीम इंजन बना दिया। तो इसी तरह से इनको मान्यता नहीं मिली जैसे अन्य को नहीं मिली, लोगों ने सिरे से नकार दिया चीज़ों को, लेकिन बाद में इनको वैल्यू बढ़ी। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में इसे फिर से खोजा गया, जो आधुनिक आनुवांशिकता का आधार बना। वैल्यू तब हुई, जैसे आपकी वैल्यू नहीं होती शुरुआत में छात्रों, अभी आप जैसे सेलेक्टेड नहीं है, मान लीजिए अब जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे आपकी वैल्यू होने लगेगी, मोहर लग जाएगी छात्रों, यानी आपको परखा जाएगा। परखा परीक्षा के दौरान, परीक्षा में आप सफल हो जाते हैं, इंटरव्यू आप क्रैक कर देते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे। अधिकारी बनेंगे तो आपको परखा गया, लोग पुष्टि कर देंगे कि नहीं भाई आप काबिल हैं छात्र, अभी आप एग्जाम देते रहिए। काबिलियत आपकी कब जाहिर होगी, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से ऐतिहासिक संदर्भ में अगर देखें, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब थे, लेकिन इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय योगदान रहा है। इनके 3 खास ऐसे नियम हैं जिनको आज भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे छात्रों। आगे कहता है कि आनुवांशिकी में प्रमुख अवधारणाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको समझना ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है जो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, डीएनए। डीएनए क्या है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक का मतलब होता है केंद्रक, केंद्र के अंदर पाई जाने वाली खास प्रकार की जो है हम कह सकते हैं एक जो है एसिड है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और उसका एक पूरा चेन है जिसे है उसके अंदर एक पैटर्न है जिसके अंदर हम लोग बेस, शुगर, फॉस्फेट की भी बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी। कहता है कि डीएनए वह अणु जो आनुवांशिक जानकारी रखता है, जैसे पेन ड्राइव है आपकी, पीडी जिसको बोलते हैं, फ्लॉपी बोलते हैं आप लोग, ड्राइव बोलते हैं छात्रों, उसके अंदर सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। टेप रिकॉर्डर में से या कैसेट होती थी, रिकॉर्ड करके रखना, यानी कि जो भी कोई लक्षण है आपके शरीर के, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, आपकी खूबसूरती हो, ठीक है, आपकी आंखों का कलर हो, कोई भी तरह का पैटर्न हो छात्रों, कोई भी तरह की बीमारी हो ऐसी जो पैतृक वाली हो, उन सब की कॉपी यानी उन सब का इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर पाई जाती है उसको हम कहते हैं डीएनए। डीएनए एक हमारे शरीर की एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, एक श्रृंखला है जिसके अंदर हमारे शरीर की सारी जानकारियाँ मौजूद होती हैं। 2 धागों से मिलकर एक डबल हेलिक्स बनता है, यानी सीढ़ी आपने देखा होगा बांस वाली, 2 उसमें हेलिक्स होते हैं, ठीक है, पगडंडी होते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो डीएनए होता है वो इस तरह से दिखाई देता है, द्विकुंडलित होता है। इसके अंदर बेस पाया जाता है, नाइट्रोजन के 4 होते हैं, एडेनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, थायमिन, 4 बेस नाइट्रोजन के पाए जाते हैं, जो लगे हुए देख रखे हैं यहाँ पे सीजी लिखा है, साइटोनिन, जी से ग्वानिन, ठीक है, टी से थायमिन, और ए से आपको पता ही यहाँ पे एडेनिन। 4 यहाँ नाइट्रोजन के बेस होते हैं। एस फॉर शुगर, यहाँ पे शुगर भी पाया जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लिखा हुआ बेस पेयर शुगर फॉस्फेट, ठीक है, BSP, और P से होता है फॉस्फेट यानी शुगर फॉस्फेट, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछे कि एक डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तब छात्रों आप कहेंगे द्विकुंडलित होता है, डबल हेलिकल होता है, सीढ़ी नुमा होता है। ये भी ध्यान दीजिए, डीएनए के भी कई प्रकार होते हैं। डीएनए है क्या, ये आपके शरीर की पूरी इंफॉर्मेशन के अंदर अपने अंदर रखते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जितनी भी है। ये बने किससे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं, नाइट्रोजन के क्षार बने होते हैं, जिसमें कि ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन, 4 ये याद रखिएगा छात्रों। और राइबोसोम में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा वहाँ पे। और ख़ास बात यह है कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, शुगर फॉस्फेट पाया जाता है। बी से बेस, नाइट्रोजन बेस, एस से शुगर, पी से फॉस्फेट, BSP याद रखिए, ठीक।
ये बेस का इनका पेयर होता है, 10 स्टेप आते हैं करीब एक कुंडलित में। एक कुंडल में 10 सीढ़ी के यानी कि डंडे हम कह सकते हैं पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड छात्रों इनके अंदर पाया जाता है। ये सारी चीज़ें इसके स्ट्रक्चर को बताने वाले महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वाटसन और क्रिक, जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया इस कार्य के लिए, उसकी स्ट्रक्चर बताने के लिए। वाटसन एंड क्रिक, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डीएनए हमारा जो होता है खासतौर से छात्रों वो बैलेंस डीएनए होता है। ये मनुष्यों में कई प्रकार के डीएनए होते हैं और डीएनए बने होते हैं छात्रों, हमने बताया था किससे, बेस, फास्फेट और शुगर से। क्या कहता है इनको, जो आपको बता रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। प्रत्येक में एक शर्करा, एक फास्फेट समूह और एक नाइट्रोजनस बेस, जिसको हम एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन कहते हैं, यानी कि बीएसपी, इनसे बना होता है। ठीक, बीएसपी ये है। और ख़ास तौर से छात्रों इसके अंदर हिस्टोन नाम की प्रोटीन वगैरह भी पाई जाती है इसके अंदर, ये सभी नहीं है। ठीक है, आगे कहता है छात्रों, अब तो आपने डीएनए पढ़ा। डीएनए जब बहुत सारी लंबी चेन जब हो जाएगी, आपस में धागे की तरह गुथ जाएगी, पूरी धागों की तरह से छात्रों, तो वो बनाएगी हमें जीन। और जीन्स जब मिलेंगे तो क्रोमोसोम्स बनेंगे। तो अब आगे जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में पूछा गया। डीएनए के खंड जो प्रोटीन या कार्यात्मक आरएनए के लिए कोड करते हैं, उन्हें हम जीन कहते हैं। तो जीन क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जेनेटिक्स की इकाई है। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो आप कहेंगे जीन है। अक्सर आपने सुना होगा कि हर कार्य के लिए एक जीन कुदरत ने पैदा किया है। अगर आप मोटे हैं, ठीक है, आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, तो उसके लिए एक जीन्स है। आपका कलर, आपका एटीट्यूड, उसके लिए एक जीन्स है। यानी हर एक काम के लिए एक नेचर ने जीन बनाया है। यानी जीन क्या है, एक तरीके स्विच है। पंखा चलाना तो आपको स्विच अलग, ट्यूबलाइट के लिए स्विच अलग, ठीक है, आपके लिए फ़ैन के लिए अलग। तो हर चीज़ के लिए क्या है, स्विच अलग है। हर कैरेक्टर्स के लिए एक जीन होता है। तो जीन किससे मिलते हैं, डीएनए से मिलते हैं। अब डीएनए से मिला तो जीन बना, और जीन क्या है, आपकी इकाई है किसकी, जेनेटिक्स। यहाँ देख लीजिएगा, जीन्स में लंबी सी चेन जब मिली, और जीन्स मिलने के बाद छात्रों क्या बनेंगे, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम जिसे हम आगे बोलते हैं गुणसूत्र बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड होता है। हर जीवों में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है छात्रों। किसी में कोई अनुवांशिक विकार हो जाए, कोई समस्या हो जाए, तो उसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या बदल जाती है, जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जेनेटिकली डिसऑर्डर जो होते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी बोलते हैं उसको हम लोग, गुणसूत्रीय विकार बोलते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम आपने सुना होगा, क्लिनफ्लिंटर सुना होगा, टर्नर सिंड्रोम के बारे में सुना होगा, पटाउ सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, क्राइडुकेट नाम का सिंड्रोम सुना होगा, मंगोलॉयड के बारे में सुना होगा आपने। बहुत सारे सिंड्रोम हैं। आनुवांशिकता का की मूल इकाई आगे कह रहा है गुणसूत्र। कोशिकाओं के भीतर संरचनात्मक जिसमें किसी व्यक्ति के जीन होते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्र की जो संख्या है छात्रों 46 होती है। 23 जोड़े में, 23 जोड़ा नर में, 23 जोड़ा मादा में। फर्क ये है कि नर और मादा के जो 23वें जोड़े होते हैं वो थोड़ा सा अंतर पाया जाता है, मादा में नहीं, नर का जो 23वां जोड़ा होता है उसका आकार थोड़ा सा बदला होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, महिला के जो होगा छात्रों, हमने आपसे बता दें कि महिलाओं का जो 23वां जोड़ा होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे XX। इससे पता चलेगा कि ये फीमेल है। और छात्रों X और Y अगर हम लिख दें तो इससे ये पता चला कि ये मेल है। यानी जो Y क्रोमोसोम होता है छात्रों 23वें जोड़े में, ये भिन्न होता है, विषम होता है। ठीक है, हेट्रोजाइगस बोलते हैं इसको। और दोनों ये देखिए समान है तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है समजात, दोनों एक जैसे बने। जरूरी नहीं कि XX लिखो, आप CC लिख दो, DD लिख दो, NN लिख दो, अल्फ़ाबेट में कुछ भी लिख दो, ज़रूरी नहीं कि XX लिखो। यहाँ पे क्या X और Y करा इसलिए कि X अलग है और Y अलग है। लेकिन स्त्री का जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे XX होते हैं, लेकिन उनकी संख्या 46 ही होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं। कम ज़्यादा होगी तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, ठीक है, विकार पैदा हो जाएगा। तो छात्रों यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि जो X और Y है ये पुरुष को बताता है, नर के बारे में इशारा करता है। 23वां जोड़ा है। यहाँ पे कह रहा है कि ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स का मतलब होता है छात्रों कि समजात, ऐसे गुणसूत्र जो बनावट में बिल्कुल एक जैसे हों, उनकी संख्या होती है 22 जोड़े। 22 जोड़े का मतलब होता है 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं नर और 44 जो होते हैं मादा में, वो बराबर के होते हैं। जो 45 और 46 जो नंबर का होगा छात्रों, यानी कि 22 जोड़े जो हो गए, उसके बाद जो 23वां जोड़ा बनेगा
23वां जोड़ा जो मादा का होगा उसको हम लोग, ठीक है, इसको बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। ये लिंग का निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम है 23वां जोड़ा। ये मादा के अंदर तो XX रहेगा, लेकिन नर के अंदर ये XY हो जाएगा, जिसे लिंग का निर्धारण करता है। लड़का होगा लड़की ये पता चलता है इस क्रोमोसोम से। लिंग गुणसूत्र X और Y गुणसूत्र जो जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा कि नर और मादा के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम जीन्स से बने होते हैं, जीन्स DNA से बने होते हैं, और DNA खास प्रकार के बेस और प्रोटीन और फास्फेट से बने होते हैं। तो जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या होती है 23 जोड़े, नर में और 23 मादा में। 23वां जो जोड़ा होता है नर और मादा का, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये लिंग का निर्धारण करते हैं कि स्त्री और पुरुष होगा। आधे माँ से जो है क्रोमोसोम्स पहुँचते हैं संतान में, और आधे पापा से पहुँचते हैं। मम्मी पापा से आधे आधे आते हैं, और ये 23 माँ से मिलेंगे, 23 जो है पापा से मिलेंगे, तो कितने हो जाएंगे बच्चे में? 46 हो जाएंगे। यानी आधा लक्षण माँ से और आधा पापा से उसको मिलेगा। अगला जो टर्म है छात्रों, उसका नाम है एलील्स। क्या नाम है? एलील्स। एलील्स को हम लोग हिंदी में छात्रों संकर भी बोलते हैं हम लोग। ये वाला संकर, संकर का मतलब मिला हुआ, मिक्स्ड कह सकते हैं। कुछ खास लक्षण हैं जो मिक्स्ड हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक जीन के विभिन्न संस्करण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। यानी आपके अंदर कुछ लक्षण है, सपोज करिए आपके संतान में वो नहीं प्रदर्शित हुए, ठीक है, आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर वो प्रदर्शित हो गए। कभी कभी होता है कि लक्षण जब प्रदर्शित हो जाएं तो उसको हम कहते हैं डोमिनेंट, प्रभावी, और जब ना प्रभाव दिखाया अपनी प्रभाविता को तो उसको हम कहते हैं निष्क्रिय, या हम लोग बोलते हैं अप्रभावी, यानी रिसेसिव। तो कुछ लक्षण जो जाहिर हो जाएं, दिखाई पड़ जाएं, वो प्रभावी होते हैं, जो नहीं दिखाई पड़े वो अप्रभावी या निष्क्रिय होते हैं। तो एलील्स क्या है छात्रों? डिफरेंट वर्जन ऑफ ए जीन्स, यानी कि ये कह रहा है कि किसी भी जीन्स का ये विभिन्न प्रकार हो सकता है, जो डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी। जैसे रंग, जैसे हाइट छात्रों, है ना, जैसे हमने आपसे फूल ले लिया मटर का, मटर के फूल का रंग, ठीक, किसी का लाल है, किसी का सफ़ेद है, ठीक है। मान लीजिए लाल जो है नर फूल जो था वो लाल था, मादा फूल सफ़ेद था। पैदा हुए बच्चों के अंदर क्या हुआ, कुछ लाल हुए और कुछ जो है सफ़ेद हुए, या सभी लाल हुए। अगर सभी लाल हुए तो जो नर था उसका जो प्रभाविता था जीन्स की, एलील्स की, वो वहाँ पे दिखाई दे गई सभी बच्चों में। लेकिन उनके बच्चों में पता चला कुछ बच्चों के लाल और कुछ बच्चों में क्या हुआ, सफ़ेद, जिससे पता चला कि वो अप्रभावी जीन्स भी जो है बाहर निकल आया। तो ये जीन्स क्या होता है, करेक्टर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पे एक चार्ट के जरिए से बताया गया है। जैसे ब्लड ग्रुप A, B, AB एंड O। छात्रों आपने एंटीजन पढ़ा होगा, ब्लड ग्रुप A और B, AB के अंदर एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बारे में सुना होगा कि ये डिसाइड करते हैं कि एलील्स जो डिसाइड करते हैं, ये संकर डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर आगे कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है। कई बार आपने देखा है कि मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप अलग है, बच्चों का ब्लड ग्रुप अलग है। छात्रों ये डिपेंड करता है उनके अंदर पाए जाने वाले एलील से। अगला होता है छात्रों जीनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप जो होता है वो आंतरिक जो है लक्षणों के बारे में बात करता है, और फिनोटाइप जो होता है छात्रों वो मार्फोलॉजी से बना है। मार्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी आवरण या आकार प्रकार। देखने में तो आपको लगे कि हाँ ये भाई इनके शक्ल सूरत में बिल्कुल ये पापा की तरह से हैं, लेकिन जीनोटाइप में पता चला कि भाई ने इनके अंदर और भी लक्षण मौजूद हैं, और भी लक्षण हैं जो माँ के हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो छात्रों दो तरह के लक्षण हो गए, दो तरह के कैरेक्टर्स हो गए। जो बाहरी से सिर्फ दिखाई दें आपको, उनको हम फिनोटाइप्स लक्षण बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं। और जो जीनोटाइप्स होते हैं जीन्स के अंदर, वो आंतरिक लक्षण होते हैं जो वास्तविकता में आपके अंदर पाए जाते हैं, भले दिखाई दे या ना दिखाई दें। कह रहा है किसी जीव की आनुवांशिक संरचना, उदाहरण 2 एलील वाले जीन्स के लिए BB यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये कैपिटल B और B आप देख रहे हैं, फिर एक कैपिटल और एक B स्मॉल देख रहे हैं, फिर दोनों स्मॉल आप देख रहे हैं। ये क्या है, ये हमने आपसे बताया कि लक्षणों के बारे में। ये देख लीजिए स्मॉल b और यहाँ पे कैपिटल B है, एक कैपिटल B स्मॉल b है और कैपिटल स्मॉल b। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के, ये जो आप देखेंगे बन के तैयार हुआ, ये क्या है, ये संकर है। संकर मतलब हाइब्रिड है, इसमें दोनों तरह के लक्षण हैं। इसमें देखिए दोनों तरह के लक्षण हैं इसमें। इसके अंदर क्या है, प्योर लक्षण है, किससे, पहले वाले से मिले। अगर ये मान लीजिए माता है तो माता के अंदर देखिए 2 संतान है जो बिल्कुल माता के तरह से पाए, तो ये जीनोटाइप है। ये दोनों जीनोटाइप्स हैं। फिनोटाइप्स में आपको देखने में क्या लगेगा, ये 2 जो है ये आपको दिख रहे हैं, ये पापा के तरीके से बिल्कुल होंगे, ठीक है।
लेकिन दो जो होंगे छात्रों वो क्या होंगे, वो माता के तरीके से, तो पता ही चला। लेकिन जो दो ऊपर वाले हैं छात्रों, ये भी हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ये संकर प्रजातियां हैं, इनके अंदर दो तरह के लक्षण हैं लेकिन दिखाई सिर्फ एक रहा है, यानी पापा के तरीके से। यानी अगर आप देखें, ठीक है, कि अगर माँ का हाइट छोटी है, पापा की हाइट ज़्यादा है, ठीक है, और ठीक है पैदा होने वाली जो संतान है, तो पता ये चला कि उसके अंदर कि 3 ऐसे हैं जो लंबे हैं। एक क्या है, ठीक है, वो छोटा है, मम्मी वाली हाइट पाया है, लेकिन जो पहले 3 हैं उसमें से 2 और भी हैं जिनके अंदर छोटे वाला भी जीन्स पाया जाता है लेकिन देखने में लंबे हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि लंबे कुल कितने हैं, तो आप कहेंगे 3, तो ये हुआ फिनोटाइप्स, ठीक है। छोटे कितना है, 1। लेकिन जीनोटाइप्स में अगर आपसे कहा जाए तो सिर्फ 2 ही ऐसे जीव हैं जो एक छोटा है और एक प्योर बड़ा है, बस। यानी टाल देखें, अगर पापा वाले लक्षण में सिर्फ 1 है, जीनोटाइप्स में 2 हाइब्रिड हैं यानी कि 2 संकर हैं और एक प्योर छोटा है, एक प्योर बड़ा, एक प्योर छोटा और 2 संकर। तो जीनोटाइप्स में जो है अंदर की बात करता है कि अंदर वाकई इनके अंदर कौन कौन से लक्षण हैं, अंदरूनी। लेकिन फिनोटाइप्स में बाहर से देखता है, भाई कितने लंबे, 3 लंबे, एक छोटा, ये फिनोटाइप्स। तो जीनोटाइप्स में छात्रों आप ध्यान दीजिएगा, जो हमने अभी आपको समझाया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये कहता है द फिजिकल एक्सप्रेशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट जीनोटाइप, यानी देखने में लग रहा है कि वो लंबे हैं लड़का तीनों, लेकिन एक लड़का जो है वो प्योर जो है लंबाई में पाया है अपने पापा को, 2 जो है वो संकर प्रजातियां हैं, हाइब्रिड है, लेकिन फिर मिला के देखें तो 3 लंबे और एक छोटा। यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जीनोटाइप की भौतिक अभिव्यक्ति का विशेषता जीनोटाइप और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं छात्रों, ये पॉलन है, पर्पल कलर का है बिल्कुल, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका पर्पल है, ये पिस्टिल है, और ये मतलब ये मादा भाग है और वो नर का है। यहाँ आप देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल बी स्मॉल बी। आप देखिए ये प्योर क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये छात्रों प्योर क्या है, ये प्योर जो है ये जो बन रहा है ये पर्पल कलर का है, ये हाइब्रिड है, ये देखिए एक हाइब्रिड है, ये एक हाइब्रिड है और एक ये प्योर है। अगर ये प्योर वाइट है, ये प्योर पर्पल है। जीनोटाइप्स में देखें तो आप कहेंगे 1:2 2:1, यानी 1 जो है वो पर्पल है प्योर, एक 1 जो है वो वाइट कलर का है फ्लावर, और 2 क्या है, पर्पल तो हैं लेकिन वो मिक्स्ड हैं। इसी तरह से अगर फिनोटाइप्स में देखें तो 3 पर्पल हैं और एक वाइट है, यानी 3:1। जो फिनोटाइप्स बनेगा छात्रों यहाँ पे वो 3:1 बनेगा, 3:1। 3 क्या है, पर्पल है, ठीक है, और एक क्या है छात्रों, वाइट है। अगर हम जीनोटाइप्स के बारे में बात करते तो ये 1:2 2:1 बनता। क्यों, एक प्योर जो है आपका पर्पल होता, ठीक है, एक प्योर आपका जो है वाइट होता और 2 जो है आपके पर्पल होते लेकिन वो हाइब्रिड होते, संकर होते। तो ये डिपेंड करता है। इसी पर आगे मेंडल के जो है ला या नियम भी छात्रों अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला है समयुग्मज और विषमयुग्मज। युग्मज का मतलब होता है जाइगोट छात्रों। जैसे बच्चे बनने के निर्माण में आपने सुना होगा कि नर से जो होता है और मादा से, नर युग्मज और मादा युग्मज, यानी गैमीट्स जो होते हैं। जैसे स्पर्म जो होता है शुक्राणु, वो नर का होता है, ओवम जो अंडाणु होता है वो मादा का होता है। इनको हम युग्मज बोलते हैं छात्रों, ठीक है, इनको जो है हम गैमीट्स बोलते हैं। और जब ये गैमीट्स मिलते हैं आपस में, यानी फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जब निषेचन होता है, दोनों मिल जाते हैं स्पर्म ओवम, तो इसको बोलते हैं जाइगोट छात्रों। तो जाइगस का मतलब यहाँ पे जाइगोट से यानी युग्मज से बना है। किसी विशेष जीन के लिए 2 समान एलील होते हैं, यानी 2 समान एलील का मतलब छात्रों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर कैपिटल बी है तो कैपिटल बी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें स्मॉल बी है तो स्मॉल बी रहेगा, यानी कि प्योर के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल प्योर। यानी कि प्योरिटी का मतलब है कि जैसे आपने देखा है कि दोनों के कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे बिल्कुल। कैपिटल बी स्मॉल। होमो का मतलब दोनों समान लक्षणों वाले जीन्स जब पाए जाएं, ठीक है। यानी अगर लंबे वाला जीन्स तो लंबा वाला है, संकर ना होना चाहिए, मिक्स्ड नहीं होना चाहिए। इसी को समजात भी बोलते हैं, समयुग्मज भी बोलते हैं, ठीक है। यानी बी और बी है कैपिटल में या बी और बी है स्मॉल में, दोनों में है। अगर आपने इस तरह का देखा, कैपिटल बी और स्मॉल बी अगर देखा छात्रों, तो इसका मतलब क्या होगा, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये देख सकते हैं, ये होमोजाइगस समान लक्षण वाले बी और स्मॉल में है बी। अगर दोनों में से एक एक का हम ले लें तो छात्रों बनेगा विषम युग्मज, यानी एक कैपिटल में और दूसरा स्मॉल में बनेगा, एक कैपिटल में और एक स्मॉल में। इसी को कहते हैं हैविंग 2 डिफरेंट एलील फॉर ए पर्टिकुलर। देखिए यहाँ पे एक कैपिटल है, यानी लाल वाला भी है और पीला वाला और लाल वाला, दोनों तरह के स्टैंड। ये संकर प्रजाति, संकर का मतलब मिक्स्ड है ये। तो याद रखिए, होमो का मतलब समजात, समान,
समान युग्मज, ठीक। विषम में हेट्रोजाइगस, जिसमें दो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अगला छात्रों मेंडल के आनुवांशिक नियम, ठीक है, हेरिडिटरी लॉ जो है मेंडल के 3 खास नियम है। इनको समझना एक बड़ा लंबा टेढ़ी खीर भी है छात्रों, बड़ा लंबा टाइम लगेगा इसके अंदर, लेकिन बस याद रखिए मेंडल के खास 3 प्रकार के नियम हैं। उन्होंने लक्षणों के आधार पर मटर के पौधों पर लंबा एक समय तक अपने जीवन को खपा के इन्होंने प्रयोग करे। उन्होंने उनके लक्षणों पर, कोई फूल उसका जो है सफ़ेद था, कोई बैगनी था, कोई लाल था छात्रों, कोई कुछ अलग कलर का था। फूलों के रंग के आधार पर, मटर के जो है बीज के आधार पर, कुछ सूखड़े हुए रिंकल्स बीज लिया, कुछ उन्होंने छीमी फूले हुए बीज लिया छात्रों, कुछ उन्होंने लंबे पौधों को प्रयोग लिया लक्षणों में, कुछ छोटे पौधों का जो है उन्होंने प्रयोग कराया छात्रों, ठीक है। कुछ को सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वपरागण क्रिया कराई, यानी एक ही पौधे में से जो फूलों पे करा के उन्होंने फर्टिलाइजेशंस कराया, निषेचन, और कुछ दूसरे पौधों में भी संकर प्रजातियां कराकर प्रयोग कराया। चेकर बोर्ड बनाया, उन्होंने बोर्ड बनाकर सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करी। हर एक लक्षण को लेकर उन्होंने एक कोड बनाया, एक नंबरिंग दी। जैसे आप देख रहे हैं कि स्मॉल आर जो है, ठीक है, और कैपिटल आर, इस कैपिटल वाई, स्मॉल आर, इस तरह के लक्षणों के बारे में यहाँ पे बात करा। तो पहला नियम है छात्रों पृथक्करण का नियम, ठीक है। मेंडल का जो नियम है वो पहला नियम में प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक जीन के लिए 2 एलील होते हैं जो युग्मज निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं। दूसरा, प्रत्येक युग्मज में प्रत्येक जीन्स के लिए केवल 1 एलील होते हैं, ठीक है छात्रों। यहाँ पे ध्यान देना है कि ईच इंडिविजुअल हैव 2 एलील्स फॉर ईच जीन्स, यानी हर एक जीन्स के लिए 2 एलील होते हैं, ठीक है। विच सेग्रेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब युग्मज बनता है माँ के अंदर तो वो अलग हो जाते हैं लक्षणों को लेकर, कभी लड़का या कभी लड़की, ठीक है छात्रों। यहाँ पे अलग, ईच गैमीट कैरीज ओनली 1 एलील फॉर ईच जीन्स, तब एक जीन्स के लिए 1 एलील बनता है। पहले 2 होते हैं, ठीक है, फिर वो एक एक करके अलग हो जाते हैं, यानी सेग्रेट हो जाते हैं। सेग्रेशंस का मतलब होता है छात्रों पृथक्करण का नियम, इसी को बोलते हैं न्यूटन या इनके सॉरी जो है इनका गेगर जॉन मेंडल का नियम है लॉ ऑफ सेग्रेशन, यानी पृथक्करण का नियम। न्यूटन का काफ़ी ज़्यादा ये चर्चित जो है नियम रहा है, इसके अंदर इन्होंने दिखाया। अगला है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, या स्वतंत्र अव्यूहन बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट छात्रों। यहाँ कह रहा है युग्मकों के निर्माण के दौरान विभिन्न लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से अलग हो सकते हैं, यानी जो लक्षण हैं उनके कैरेक्टर्स हैं वो आगे चलकर पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अलग हो सकते हैं। ये इनका स्वतंत्र अव्यूहन का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी में जो लक्षण थे माँ बाप से वो सेपरेटली जो है आपको अलग दिख सकते हैं। ये नियम विभिन्न गुणसूत्रों पर या एक ही गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित जीन्स पर लागू होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्रों डाई हाइब्रिड क्रॉस करा है, यानी कि जैसे पीला फूल ले लिया और इधर हरा फूल ले लिया, इधर जो है बीज फूले ले लिए, यहाँ बीज सिकुड़े ले लिए, यानी कि 2-2 लक्षण लिया, ठीक है। पौधा लंबा था, ठीक है छात्रों, तो तीसरा लक्षण है। यहाँ पे भी इन्होंने क्या लिया, कलर लिया, और पौधे के बीज की फूला हुआ या पचका हुआ 2 लिया कलर। अगर तीसरा कैरेक्टर जोड़ते तो ट्राई हाइब्रिड हो जाता, यानी कि लंबा पौधा और नाटा पौधा, ठीक है। लेकिन 2 लक्षण के लिए डाई हाइब्रिड है। इन्होंने जनरेशन में देखा फिनोटाइप्स में, गैमीट फ्रॉम हेट्रोजाइगस पैरेंट में स्वतंत्र अव्यूहन का नियम देखते हैं 9 3 3 3 1 के अंदर ये सारी चीजें अलग हो गई, यानी 9 जो आपको मिले छात्रों यहाँ पे वो कैसे बीज थे, बिल्कुल वो राउंडेड थे, बिल्कुल विदाउट रिंकल थे, स्मूथ थे। 9 16 में से 3 जो इनको मिले वो प्योर हरे मिले, 3 इनको छात्रों जो है एक क्या मिले, सिकुड़े हुए पीले वाले मिले, और 1 इनको सिकुड़ा हुआ हरा मिला, यानी बिल्कुल सेपरेट हो गए सारे लक्षण आने वाली सेग्रेशन में, यानी पीढ़ी अगली पीढ़ी के अंदर। सेग्रेट का मतलब होता है पृथक्करण, यानी जीन्स उसमें से अलग होकर अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। प्रभुत्व का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस छात्रों, हमने आपसे बताया कि जरूरी नहीं है कि आपके लक्षण जो है अगली पीढ़ी में जाएं, और हो सकता है ना जाएं। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभावी, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो प्रभाविता को फॉलो करते हैं तो अन्य लक्षणों को दबा के रखते हैं। जैसे हमने कहा कि पिताजी आपके लंबे हैं, माताजी छोटी हैं, तो क्या होगा, क्या जरूरी नहीं कि अगली पीढ़ी के अंदर सभी छोटे हो जाएं, लेकिन सभी क्या है लंबे भी नहीं हो सकते। तो पता चला कि पहली पीढ़ी के अंदर सब लंबे हैं, लेकिन छोटा वाला जो माताजी के हाइट का जीन्स है वो है उसके अंदर, लेकिन रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रभाविता का नियम है, डोमिनेंस का नियम है, वो कह रहा है कि भाई कि पहली पीढ़ी के अंदर क्या है वो डोमिनेंट की वजह से उसमें जो है छोटे वाले जीन्स जो है प्रदर्शित नहीं हो पाए। हेट्रोजाइगट में यानी कि विषम जात में
एक एलील दूसरे की उपस्थिति को छुपा सकता है, यानी कि उसको कंप्रेस कर देता है, दबा देता है छात्रों, तो लक्षण दिखाई नहीं देंगे। जैसे आपने कहा कि भाई एक लाल फूल और पीले फूल को, तो लाल फूल ने पीले फूल के लक्षण को दबा दिया, यानी पहली संतान जो पैदा हुई फूलों की उसमें सभी लाल थे, पीला कोई नहीं था। लेकिन आगे जब उन्होंने इनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया तो पता चला कि लाल और पीले अलग अलग हो गए। तो डोमिनेंस का जो लॉ कहता है इनका, ग्रेगर जॉन मेंडल का, वो कहता है कि हेटेरोजाइगस में एक एलील दूसरे की उपस्थिति को छुपा लेता है, तो जो डोमिनेंट होगा वो वहां पे अपने आप को दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा अगली आने वाली पीढ़ी में। जो प्रभावी नहीं होगा, निष्प्रभावी होगा, वो छुपा रह जाएगा। कहता है कि प्रमुख एलील को फिनोटाइप में व्यक्त किया गया है, जबकि अप्रभावी एलील को छिपाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं छात्रों, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। यहाँ पे कह रहा है कि अनइफेक्टेड पेरेंट है, ये इफेक्टेड पेरेंट है, ठीक है। इनका हमने क्रॉस किया, देख सकते हैं यहाँ पे अनइफेक्टेड चाइल्ड आपको यहाँ पे एक मिला, यहाँ अफेक्टेड, यहाँ अफेक्टेड, अनइफेक्टेड। यानी आप अगर देखें तो अनइफेक्टेड 1 से 4 अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 2 इनके अफेक्टेड चाइल्ड हैं और 2 क्या है इनके अनइफेक्टेड है। आगे क्या ऑटोसोमल कैरियर में यहाँ देखिएगा कैरियर पेरेंट है और कैरियर पेरेंट, यानी कहने का मतलब छात्रों ये है, ये जो बीच वाले हैं, ये दोनों, ये बीच वाले जो देख रहे हैं आप, ये जो थे इनके अंदर जो आप देख सकते हैं कि जो अफेक्टेड चाइल्ड है दोनों, ठीक है, इनके अंदर अनइफेक्टेड वाले भी जीन्स हैं, लेकिन जब इनका क्रॉस कराया गया जो कैरियर है, यानी इनके अंदर जीन्स तो है लेकिन वो डोमिनेंट की वजह से लक्षण नहीं प्रदर्शित हुआ पहली पीढ़ी में। लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी में आप देखेंगे फिर क्या होगा, अनइफेक्टेड चाइल्ड, इन्हीं में से ये जो अनइफेक्टेड थे, यानी जो अफेक्टेड चाइल्ड थे उन्हीं में से देखिए अनइफेक्टेड चाइल्ड मिलेगा इसमें से, और कैरियर 2 मिलेंगे और अफेक्टेड चाइल्ड मिलेगा। यानी आगे देखेंगे तो उसका जाके फिनोटाइप जीनोटाइप भी बदल जाएगा। तो डोमिनेंट का मतलब यह हुआ कि एक जीन्स दूसरे जीन्स को दबाए रखता है। आगे चलकर अगर आप देखें तो वो पृथक्करण का नियम भी लगता है, जिससे कि लक्षण अलग अलग करके प्रदर्शित हो जाते हैं, यानी शो ऑफ होने लगते हैं, दिखाई देने के। न्यूटन के खास ये 3 नियम थे। आगे छात्रों आनुवांशिक रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जेनेटिकल जो है डिजीज़ हैं, जो बहुत सारी बीमारियां लिस्टेड भरी पड़ी हैं, हमने आपसे बताया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे विकार हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी होती है। सिस्ट का मतलब होता है ना गांठ, जैसे थैली समझ लीजिए भरी हुई हो, इसको बोलते हैं पुटीय तंतु शोध। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जो हमने आपको बताया, दूसरा वाला ऑटोसोमल, ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव का मतलब होता है जो हमने आपसे बताया कि दबा रहता है जीन्स, आगे चलकर वो ओपन हो जाता है, यानी खुल जाता है, अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार। कहता है कि CFTR जीन्स में उत्परिवर्तन के कारण ये बीमारी पैदा होती है, जिसे कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस है। यानी कह रहा है कि छात्रों एक जीन है, इसका नाम है यहाँ पर CFTR, ठीक है। उत्परिवर्तन का मतलब बदलाव, जीन्स के सीक्वेंस में अगर बदलाव आ जाता है तो ये चलकर आगे एक रोग, इसमें गाढ़ा बलगम जमा हो जाता है, श्वास रोग यानी संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इस बीमारी का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ज़्यादातर आपका लंग्स पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। कारण क्या हमने आपसे बता दिया, प्रभावी और अप्रभावी जीन्स के बारे में, ठीक है। अप्रभावी बीमारी है यानी कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है छात्रों, डोमिनेंट नहीं है, यानी कि इसके अंदर उन्हीं लोगों में होती है बीमारी ये जो छुपाए रखते हैं अपने जीन्स को, पहली पीढ़ी में नहीं प्रदर्शित होती है, नेक्स्ट पीढ़ी में जाकर जो बीमारी होती है वो उभर जाती किसी एक के अंदर। आगे छात्रों है बीमारी, इनको बोलते हैं हम लोग हंटिंगसन डिजीज। ये बहुत कम आप सुने होंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल प्रमुख विकार है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट का मतलब है जैसे हमने पहले वाला बताया था, जिसमें एक इफेक्टेड था एक अनइफेक्टेड था। उसमें क्या था, दूसरे वाले में ऑटोसोमल रिसेसिव में दोनों इफेक्टेड नहीं थे लेकिन दोनों रिसेसिव थे, उनके अंदर जीन्स पड़ा था। इनके अंदर एक इफेक्टेड एक नॉन इफेक्टेड होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है ये। STT जीन्स में उत्परिवर्तन होता है, बदलाव उसके कारण होता है। प्रगतिशील न्यूरो डिजेनरेशन में परिणाम, जो है डिजेनरेशन का मतलब होता है छात्रों खत्म होना, लॉस होना। जैसे आपने देखा है लोहे में जंग लगती है, वो धीमे धीमे डिजेनरेट होने लगता है, समाप्त होने लगता है, अपने आप में खुद ही में घिस के खत्म होने लगता है। तो ये न्यूरोलॉजी का डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, धीमे धीमे करके मस्तिष्क के कुछ भाग जो है शनि शनि समाप्त होने लगते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका है सिकल सेल एनीमिया। दराती जानते होंगे, गाँव के अंदर हसिया जानते होंगे, इस तरह का एक आपने देखा हैगा, धान की कटाई के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है छात्रों इस तरीके का, दराती या हसिया। RBC जो है हमारी रेड ब्लड जो सेल जो हम लोगों ने ब्लड चैप्टर में पढ़ा था, वो इस बीमारी के अंदर क्या होती हैं, वो हसिया की तरह बन जाती हैं। और आपको पता है कि RBC के जो सतह पर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को लाना और ले जाना, CO2 को लाना ले जाना, ये भी काम करना। अगर छात्रों उसके जो सरफेस एरिया है
इस बीमारी के अंदर क्या हो जाएगा, आरबीसी का घट जाएगा, और इसमें एनॉक्सिया वगैरह हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रेथलेसनेस वगैरह हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है एक प्रकार का। दूसरा कह रहा है कि ये HBB जीन्स में परिवर्तन के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार है। लाल रक्त कोशिकाओं का आकार असामान्य हो जाता है जिससे रुकावट और दर्द होता है। अब सांस कहाँ ले पाएगा इंसान, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं अब ये नॉर्मल जो आरबीसी थी वो हंसिया की तरह से हो गई। इसमें क्या होगा कि इसका जो एरिया है छात्रों घट जाएगा, तो सांस नहीं ले पाएगा इंसान, क्योंकि फिर यही ऑक्सीजन को ले जाती है और लाती है। CO2 को ले जाना लाना काम है। तो छात्रों जब गैस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ब्रीथलेसनेस होगा, ब्लड की सप्लाई में ऑक्सीजन कम हो जाएगी, इससे इंसान की मौत हो सकती है। तो ये भी विकार क्या है छात्रों, सिकल सेल एनीमिया। ये एक तरह का रक्तता है छात्रों जो कि पैदा होता है आनुवांशिक विकार के कारण। अगली बीमारी छात्रों डाउन सिंड्रोम, एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, यानी क्रोमोसोम की हमने आपसे बताया था जन्मजात विकार है। किन्हीं कारणों से छात्रों क्रोमोसोम की संख्या में कमी या ज्यादती हो जाए। जैसे 46 क्रोमोसोम है छात्रों, उनकी बनावट में या किसी चीज में बदलाव आ जाए। जैसे गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त, यानी क्या होता है छात्रों, जैसे आप अगर हम 23 क्रोमोसोम है आप में, एक पहला जोड़े में होता है 23 जोड़े हैं, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से आप क्रम से चलते चले जाइए। 20, 21, जो 21वां जोड़ा है, 21वां जो पेयर है क्रोमोसोम्स का, ठीक, उसके अंदर एक और जुड़ जाता है उसमें, इसको ट्राइसोमी बोलते हैं। दो में से एक और एक्स्ट्रा हो जाता है, इसको बोलते हैं छात्रों, यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। ये लिखा है ना एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। 21वें जोड़े में एक क्रोमोसोम और हो जाएगा, तो यहाँ क्रोमोसोम हो जाएंगे 47, 46 होना चाहिए। क्या होता है छात्रों, मन बुद्धि, है ना, मानसिक रूप से विकार डेवलप, डिले, करेक्टरिस्टिक फिजिकल फीचर, ठीक है, एकदम मून लाइक फेस हो जाएगा, मन बुद्धि होगा बच्चा। ये बड़ी ख़राब बीमारी है ना, ये बहुत ही ख़राब बीमारी है और किसी को भी, किसी के परिवार में ये हो सकता है छात्रों। इसके लिए जांच कराना भी होता है, कई सारे इसकी जांचें होती हैं, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, और प्रेगनेंसी में डॉक्टर वगैरह कराती हैं ये सब देखने के लिए ये संबंधित विकार हो सकते हैं। ये भी आपके। अगला है छात्रों हीमोफीलिया, से आप परिचित हैं अच्छी तरीके से। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, रक्तस्राव संबंधी रोग है छात्रों। इसमें आप जानते होंगे कि क्या होता है कि कट लग जाने पर कहीं पे भी खून वगैरह ब्लीडिंग जो होती है उसमें थक्का जल्दी से नहीं जमता है, यानी कि उसमें हेमरेज हो जाता है बड़ी तेज़ी से, और उसको रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि बाई बर्थ देखा जाए बचपन से ही उसके अंदर रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती है और ये काफ़ी ज़्यादा प्राणदायक भी हो सकता है, यानी इससे जान जा सकती है। और छात्रों ये एक आनुवांशिक विकार है, जन्मजात रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिल सकता है, मगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। अगर देखा जाए तो छात्रों ये सबसे पहले महारानी विक्टोरिया के अंदर पाया गया, फिर उसके बाद कई बड़े राजा महाराजाओं में पाया गया। इस बीमारी का नाम रॉयल फैमिली बीमारी के नाम से भी प्रसिद्ध होता है, शाही परिवार का रोग के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। और उसके अंदर आपको पता होगा कि ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी वही रिसेसिव का मतलब जो होता है कि उसके अंदर जीन्स पाए जाते हैं, कोई डोमिनेंट है कोई रिसेसिव है, ठीक है, यानी कि जीन्स हैं लेकिन वो प्रदर्शित नहीं हो रहा, आगे जाने वाली पीढ़ी में वो प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है, यानी लक्षण है लेकिन प्रभावी नहीं है छात्रों, ये बात ध्यान दीजिएगा। इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉटिंग ड्यू टू म्यूटेशन द F8 और F9, यानी कि फैक्टर 8 और 9 इसके अंदर अपसेंट हो सकता है। रॉयल फैमिली डिजीज, क्रिसमस डिजीज, कई सारे नाम है, ब्लीडिंग डिजीज भी है, एक जन्मजात रोग है, आपने पढ़ा होगा। हीमोफीलिया को रॉयल फैमिली डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि शाही परिवार में इसकी खोज करी गई, महारानी विक्टोरिया, अन्य लोगों को भी हुआ, इसमें रैप अनकंट्रोल ब्लीडिंग होगी तो आपको पता है कि फिर ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो अपसेंट होते हैं, 8 या 9 दोनों में से कोई एक फैक्टर क्या होगा, गायब होगा। यहाँ पे देखिए छात्रों और लगा है, अथवा लगा है, और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक नहीं पाया जाएगा, 8 या 9। तो क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं इसको छात्रों, क्योंकि क्रिसमस नाम के लड़के के अंदर खोजा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रिसमस डिजीज। तो उम्मीद है कि छात्रों की ये भी क्लास आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी, तो इसको आप पढ़ते रहिएगा। इनसे जो प्रश्न उत्तर है वो आगे आने वाले भी हम लोग बहुत जल्द प्रश्न उत्तर भी आपको जो है करवा देंगे प्रैक्टिस में, है, ठीक है। कमिटमेंट नहीं है कि हम आपको करवाई देंगे, लेकिन आपका जो है इसमें सहयोगी है, आप इसी तरह से क्लासेस करते रहिए। नेक्स्ट बहुत जल्द हम अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।